नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कृषि कानूनों को लेकर कई जगह पर विरोध हो रहा है, खासतौर पर वो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है। अब इसको लेकर अपनी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है। पंजाब बुला चुका है, राजस्थान तैयारी कर रहा है, छत्तीसगढ़ में फाइल राज्यपाल को भेजी गई है जिसे लौटा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई संवैधानिक हल है? क्या राज्य अपने स्तर पर इसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं? क्या कोई कानूनी पेचीदगी ऐसी है जो आने वाले वक्त में मुसीबत पैदा कर सकती है? लेकिन इस सब के बीच ये सवाल कभी नहीं भुलाया जा सकता कि किसान जो अपनी बात सामने रख रहे हैं, क्या उनका हल केंद्र की तरफ से जारी किए गए कृषि कानूनों में है? बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले क्या है कृषि कानून और उसको लेकर अब राज्य किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार किसानों से जुड़े हुए 3 बिल लेकर आई है, लेकिन इन बिलों के अध्यादेश से लेकर कानून बनने के बाद तक इसका विरोध सड़कों पर हो रहा है। हालांकि संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बिल कानून का रूप ले चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन कानूनों को मानने के बजाय कई राज्यों में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। पंजाब में इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो उधर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर ली है। इस बीच छत्तीसगढ़ के विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव की फाइल को राज्यपाल ने वापस लौटा दिया है। तीनों कानूनों का किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। इस बीच राज्य सरकारों का विरोध भी उठ खड़ा हुआ है। पंजाब सरकार ने राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेज दिया है, तो उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है, ताकि इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जा सके। लेकिन इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ राज्य सरकारें खड़ी होकर अलग कानून बना सकती हैं? संवैधानिक ढांचे के भीतर पैदा हुआ ये विवाद सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाता है। विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल केंद्र का इस मामले में पलड़ा भारी है। अगर राज्यों के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें तो कुछ रास्ता निकल सकता है, या फिर न्यायपालिका से कृषि विषय पर राज्य के पक्ष में फैसले आने की स्थिति में कुछ नया हल निकल सकता है। इसके अलावा किसानों के आंदोलन से केंद्र ही इन कानूनों में कुछ ढील दे तो ये संभव है, लेकिन फिलहाल ऐसा कम ही नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। देखा कि क्या कानूनों को लेकर किस तरह की पेचीदगियां हैं और क्या समाधान इसके निकालने की कोशिश कांग्रेस सरकार की तरफ से की जा रही है, वो आपने इस रिपोर्ट में देखा। और अब हमारे साथ चर्चा में जो पैनल जुड़ चुका है उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा नेता अभिनेश महर्षि जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। किसान नेता हमारे साथ रामपाल जाट जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहले चौधरी जी आपके पास आने जाऊंगा। सुरेश जी, कांग्रेस सरकार राजस्थान की अगर बात करें तो अब विशेष सत्र बुलाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। पंजाब की तर्ज पर एक तरह से विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक स्तर पर हम देश को देखें तो क्या वास्तव में कोई रास्ता निकल पाएगा? इस बात को लेकर आप संतुष्ट हैं कि जो भी रास्ता आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं संवैधानिक स्तर पर उसको मंजूरी मिलेगी? और ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें केंद्र से इतर केंद्र के किसी कानून को बाईपास करने के लिए राज्य अपनी तरफ से कोशिशें करते हैं, संवैधानिक स्तर पर तो कामयाब होती हैं? सुरेश जी।
देखो, मैं पहले कहना चाहूंगा, देश का किसान, देश का अन्नदाता, सब कुछ मिल सकता है। आदमी सोना खाएगा, चांदी खाएगा, कोई मेटल खाएगा। अन्नदाता को भूल के केंद्र सरकार अन्नदाता के खिलाफ अन्याय करने का काम किया। दिनों ये बजट लाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की कांग्रेस हो, चाहे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार हो, हम किसान को समर्थन मूल्य पूरा मिले। और जो भी कांटेक्ट करने की बात आए, जो भी समर्थन मूल्य से किसी सूरत में किसान का अन्न हम नीचे नहीं बिकने देंगे। हम किसी भी सूरत में किसान को तकलीफ हो वो काम नहीं करने देंगे। इसलिए इन कानूनों के हम खिलाफ हैं। चाहे राजस्थान हो, चाहे पूरा भारतवर्ष हो, हम किसान के साथ खड़े हैं। और मैं तो कहता हूं, हर पार्टी को, हर भारतीय नागरिक को 130 करोड़ों में से जितने किसान है, हर व्यक्ति को साथ खड़ा होना चाहिए। आज प्रोडक्टिविटी है किसी चीज की, वो नहीं बनी तो काम चल जाएगा। कपड़ा नहीं बना तो पुराना पहन लेंगे, बर्तन नहीं है तो पुराने में काम चला लेंगे। लेकिन अन्न नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी, गेहूं नहीं होगा, आपका चावल नहीं होगा, दाल नहीं होगी, वो अन्नदाता, उसके साथ सरकार अन्याय करेगी, नए नए टैक्स उनके साथ अत्याचार करेगी। 3-4 उद्योगपतियों को फुलाने फलाने आगे बढ़ाने के लिए सरकार उन किसान, पूरी भारत के किसान को दांव पे लगा देगी। ये कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आपका विरोध हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन मैं जो रास्ता कह रहा हूं कि विशेष सत्र बुलाकर इसको एक बाईपास करने के लिए एक नया विधेयक लेकर आना, क्या आप मानते हैं कि संवैधानिक स्तर पर उसको कोई मंजूरी या उसको कोई मान्यता मिल पाएगी? इसका कोई रास्ता आपने सोच रखा है? बिल्कुल, हमने विषय विशेषज्ञों से चीफ मिनिस्टर साहब राय ले रहे हैं। और हम किसान को किसी भी सूरत में उसका उचित मूल्य दिलवा देंगे। उसके लिए चाहे विधानसभा का सत्र बुलाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, राजस्थान की सरकार, राजस्थान, पूरे भारत की कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। आप समझ लेना ना इस बात को। जी, चलिए, ये किसान का मुद्दा आप जो रखना चाह रहे हैं, उसमें किसान के साथ आप रहना चाहते हैं और कहते हैं कि किसान का कोई भी विरोध अगर करता है, कोई भी ऐसा कानून जो किसान के स्तर को नीचे गिराता है, तो उसमें आप उनके किसानों के साथ खड़े। चलिए, अभिनीश महर्षि जी, एमएसपी को लेकर सबसे बड़ा विरोध सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं कि एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं है? हालांकि बीजेपी की तरफ से ये बात कही जा रही है, वरिष्ठ नेताओं ने पूरे भारत का भ्रमण किया, उसके लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि किसानों के बीच में जाएं और उनको ये समझाएं कि कृषि कानून उनके हक में है। लेकिन उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि कृषि कानून में एमएसपी का जिक्र कर दिया जाए तो वो अपने विरोध को खत्म समझेंगे। क्यों उसका जिक्र नहीं है? हालांकि ये बात कही जा रही है कि एमएसपी पर भी बेच सकते हैं, लेकिन इसको स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा? उसमें अगर मान लीजिए कोई संशोधन की मांग की जा रही है, संशोधन अगर खत्म हो जाए तो कांग्रेस का जो भी विरोध है उसको तो आप तुरंत शांत कर सकते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी मूल्य खत्म नहीं होगा और किसान की बहबूदी के लिए, किसान की उन्नति के लिए, किसान की फसल को 2 गुना पैसा मिले, इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान की चिंता की है। कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों तक राज करने के बाद भी किसान के वोट तो जरूर लिए, लेकिन किसान की कभी भी सुध नहीं ली। आज कौन कहता है कि एमएसपी मूल्य खत्म हो जाएगा? कुछ जिन्सों के ऊपर एमएसपी मूल्य को बढ़ाया भी गया है। बार बार हम ये बात कह रहे हैं, सुरेश जी अभी मेरे साथी कह रहे थे, 2-3 उद्योगपतियों की बात ये लोग बार बार करते हैं, लेकिन जब इनका राज होता है, या राजस्थान की बात करें, ये जिन उद्योगपतियों की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर भी उन उद्योगपतियों से चाहे बिजली खरीदने की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, उनके साथ में जब भी कोई व्यापार करने की बात आती है तो ये करते हैं आगे बढ़ करके। लेकिन ये किसान की कभी भी चिंता नहीं की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर किसान का कहाँ विरोध हुआ? आप बताइए। किसान के नाम पर राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो किसानों के नाम पर विरोध करते हैं। या कांग्रेस पार्टी के पास में किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी किसान के नाम पर राजनीति करना चाहती है। ये किसान के नाम पर कहां भूल गए इनके नेता? जब विधानसभा के चुनाव से पहले यहां पर आए थे, आने के बाद में राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक की गिनती गिन करके किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही थी। हमने बार बार विधानसभा के अंदर पूछा है, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ क्यों नहीं किया है? बेरोजगार लोगों को ठगने का काम कर लिया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, ये नौजवानों के साथ में ठगा इन्होंने। किसानों को तो हमेशा इन्होंने लूटने का काम किया है। आज किसान की माली हालत के लिए यदि कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। हमने कहा है, देश के प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं,
और देखिए कुछ राज्यों के अंदर जहां पर किसानों के लिए जो नए कानून आए हैं, उन कानूनों से कुछ बड़े किसानों के नाम पर जो किसानी का काम करने का ढोंग करने वाले लोग हैं, उनको एक तरह से उद्योगपति कहा जाता है। जब उनके ऊपर जब चोट हुई, तब उन लोगों ने किसानों को बरगलाने का काम करके, चाहे ट्रैक्टर जलवाने की बात करें या अन्य कोई काम करें, बाकी किसी तरह की कोई बात नहीं है। अब ये राजस्थान के अंदर पंजाब की तर्ज के ऊपर कानून लाने की बात कर रहे हैं। आपने पूछा प्रभात जी बार बार सुरेश जी को, सुरेश जी ये नहीं बता पा रहे हैं, इनके पास में इस बात का उत्तर नहीं है कि क्या कोई कानून ऐसा है जिसके अंदर आप लोग अमेंडमेंट कर देंगे और वो केंद्र का कानून मानेंगे नहीं। इन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के ऊपर बात की, उसके ऊपर भी इन्होंने संशोधन करने की बात कही, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार कानून के ऊपर विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद में जो कोई कानून लाते हैं, उसके ऊपर ये लीक पीट करके क्या होगा, या राजस्थान की सरकार एक कोई विधेयक लाएगी, उसको पास करेगी, उसको भेज देगी, उससे क्या हो जाएगा। किसान की यदि आप सही तरीके से किसान की बहबूदी चाहते हो, किसान की उन्नति चाहते हो, तो जो किसान के एमएसपी मूल्य की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान की सरकार उन किसानों की वो जींस को खरीदने का काम करे। आप तय कर दीजिए आपके राज्य के अंदर कि हम किसान की कीमत, किसान की जो एमएसपी मूल्य है, उससे नीचे खरीद को यदि कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। आज किसान को 1 बीघा का 10,000 रुपए जहां मिलता था, इन कानूनों के तहत यदि कोई व्यक्ति उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 20,000 से ऊपर रुपया मिलेगा। और अच्छी उन्नत खेती आधुनिक यंत्रों के साथ में, खाद के साथ में, टेस्टिंग करने के बाद में करेगी। जहां अनाज कम पैदा होता था वहां अनाज ज्यादा पैदा होगा। तो किसान को पहले ही जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये बार बार किसानों को बरगला रहे हैं, किसान का खेती के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका मतलब किसान की भूमि के ऊपर इनका स्वामित्व नहीं हो जाएगा उद्योगपतियों का। ये क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये जैसे कांग्रेस की हमेशा नीति रही है, गांव का विकास इसलिए नहीं करते थे, गांव के अंदर सड़क इसलिए नहीं ले जाते थे कि यदि गांव के अंदर सड़क चली जाएगी तो वहां पर यदि खुशहाली आ जाएगी तो ये हमारी बात को मानेंगे नहीं, और हम जैसा कहते हैं वैसा नहीं है। अवनीश जी, मैं इसलिए इस सवाल को बीच में उठा रहा हूं। एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी विधेयक जब पेश किया जाता है उस पर बहस होती है, और बहस करने के बाद अगर विपक्ष या फिर कोई भी सांसद, अगर हम संसद की बात करें, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं इस कृषि कानून को लेकर, वही राज्यसभा में देखा गया वॉकआउट होता है विपक्ष का। और कुछ लोग जो वहां पर विपक्ष के नेता हैं वो ये मांग करते हैं कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन वोटिंग नहीं होती, और वहां पर उसको ये कहा जाता है कि जो सहमति है वो सबकी मिल चुकी है, और उसके बाद उसको पास कर दिया जाता है, जबकि एक तरह से कोरम भी वहां पूरा नहीं हुआ। अगर एक भी सदस्य की तरफ से ये मांग उठाई जाती है कि इस पर वोटिंग होनी है, तो संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि उस पर वोटिंग होनी चाहिए। तो उल्लंघन तो वहीं से शुरू हो गया, जो सत्तापक्ष विपक्ष कह रहा है कि वहां पर उनका पालन किया जाना चाहिए। तो कृषि कानून एक तरह से उस संवैधानिक व्यवस्था से पास ही नहीं हुआ है। देखिए, राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमने अनेकों बार वोटिंग की डिमांड की, जो भी कोई विधेयक लाया जाता है, लेकिन कांग्रेस की एक आदत है, कांग्रेस नाम बदलने में विश्वास रखती है। कांग्रेस ने चाहे विश्वविद्यालयों के नाम बदले हों, चाहे अन्य कोई विधेयकों के माध्यम से विधेयक जब भी लाती है, हमने बार बार विधेयकों के ऊपर चर्चा करने के बाद में वोटिंग की डिमांड करी, लेकिन विपक्ष चिल्लाता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार राजस्थान की विधानसभा में जो मन मर्जी आती है उन विधेयकों को पास करने का कह देती है, हाँ पक्ष हाँ पक्ष, ना पक्ष ना पक्ष, उसके अंदर किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं करवाती है। तो देखिए, ये एक ट्रेंड है कि सत्ता पक्ष के लोग जो विधेयक में संशोधन करना चाहते हैं या विधेयक लाना चाहते हैं, बहुमत के आधार पर ये होता है जो आपने संवैधानिक, तो वो उसी ट्रेंड का आपने पालन किया, उसी ट्रेंड का आपने पालन किया, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर नहीं, बात प्रताप जी केंद्र की चल रही है, मैं बीच में बोलना नहीं चाह रहा था। चल रही है तो आप राजस्थान के अंदर बैठ करके बात कर रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा का चलिए, किसानों का मुद्दा है। अविनेश जी को आपने सुना, रामपाल जी मैं आ रहा हूँ जी। नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, राजस्थान के होने वाले अपराध की बात करते हैं। राजस्थान हिंदुस्तान से अलग हो गया क्या? ऐसी स्थिति के अंदर सुरेश जी, आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग जिन धड़ों में बंद करके बात कर रहे हैं आज भी, अरे अविनेश जी, राजस्थान 3 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये मत बोलो। 6 साल हो गए केंद्र में राज करते, डबल कर दिया क्या किसान की पैदा का? मैं किसान पुत्र हूँ,
मुझे पता है, मैं मुझे पता है रामपाल जी को सुनते हैं। सुरेश जी, अभिनेश जी, बीच में आपको रोक सकता हूँ। राजस्थान के अंदर किसान का जितना लाभ होगा सरकार खरीद गारंटी है। आपके प्रधानमंत्री की तरह, आपके प्रधानमंत्री की तरह हम झूठ नहीं बोलते। चलिए सुरेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेश जी आ रहा हूँ, अभिनेश जी आपके पास भी आ रहा हूँ। सुरेश जी आ रहा हूँ। सुरेश जी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सुरेश जी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सुरेश जी इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सरकार बनी 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया, आपने किया क्या? कर्जा माफ नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं। अन्नदाता को पूछ सुरेश जी, सुरेश जी रामपाल जी हमारे साथ बैठे। सुरेश जी रुकिए, सुरेश जी एक मिनट। अभी है, चर्चा में है, ये विषय उठाने का समय है हमारे पास। सुरेश जी का शायद हमारे से संपर्क कट गया है। एक बार वापस सुरेश जी को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, आपने अभी अभिनेश महर्षि जी को सुना। आप उनका ये कहना है कि जो किसान है ना, वो किसान नहीं आ रहे हैं सड़क पे। असल में जो विरोध किया जा रहा है वो राजनीतिक विरोध है। राजनीतिक दल अपनी तरफ से लोगों को वहां पर सड़क पर लेकर आ रहे हैं, और ये किसान भी अगर कोई इसमें जुड़ा हुआ है तो वो उच्च वर्ग जुड़ा हुआ है जो कि इसे व्यापार की तरह देखता है। उसका अच्छा खासा स्टेटस है और वो खुद किसानी नहीं करता, वो लोगों से किसानी करवाता है। उनके बहुत लंबे चौड़े खेत हैं। क्या आप इस बात से सरोकार एक तरह से ये मानते हैं इस बात को कि जो उन्होंने कहा है वो सही है? जो भी किसान आए हैं सड़क पर वो किसान नहीं है, वो सीधे सीधे व्यापारी है और राजनीतिक उनका कोई ना कोई ताल्लुक रहा है। रामपाल जी। डॉक्टर प्रभात, हमारे सुरेश जी और अवनीश जी दोनों की अपनी व्यवस्था है जी। दोनों को अपनी पार्टी लाइन पर बोलना पड़ेगा, इसलिए ये अपनी पार्टी लाइन पर बोलते हैं, इसलिए इनका बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 5 जून को अध्यादेश आए, 14 जून को हमने पत्र लिख दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को। उस समय न कोई राजनेता बोला, न कोई राजनीतिक दल बोला, और इसके साथ ही जब उसका कोई उत्तर नहीं आया तो 21 जुलाई को स्मरण पत्र लिख दिया। उसमें चेतावनी दे दी कि यदि भारत सरकार ने इन अध्यादेशों को विड्रॉ नहीं किया तो देश भर के किसान आंदोलन करेंगे, जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी होगी। जब भारत सरकार ने उस पर भी नोटिस नहीं लिया तो देश के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। देश के किसानों का जो आंदोलन फैलने लगा सब प्रदेशों में, उसके बाद राजनीतिक दलों ने बोलना शुरू किया है। उसके पहले राजनीतिक दल बोले ही नहीं। इसलिए इन्होंने जब देख लिया कि भाई अब किसान मैदान में है, अब तो किसान के साथ हमको लगना पड़ेगा, इसलिए राजनीतिक दलों ने बोलना शुरू किया। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, ये पहले बोले कि नहीं बोले कि बाद में बोले कि नहीं बोले तो अलग विषय है। मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा कि जो भी कृषि से संबंधित विषय है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, उसमें इन सारे विषयों को रखा है राज्य सूची में। ये संघ सूची के विषय नहीं है। एक जो संवर्ती सूची है, जिसका एक कई बार आइटम नंबर 33 का सहारा लेते हैं जी। उस 33 में भी केवल उन उद्योगों के उत्पादों की बात है जिनके संबंध में संसद कानून बनाकर उनको जनहित में घोषित करे। उसके अलावा किसी भी प्रकार के उत्पाद हो कृषि के, उनके संबंध में किसी भी प्रकार का अधिकार संघ सूची में दिया हुआ नहीं है। इस कारण से जब संघ सूची में है ही नहीं तो उसके बारे में कानून बनाना ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो अधिकार क्षेत्र में है वो राज्य के में, राज्य की सूची में। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने पहले ये व्यवस्था की, कौन सा विषय ऐसा होगा जिसमें राज्य कानून बनाएगा, कौन सा विषय ऐसा होगा जिसमें संघ कानून बनाएगा, कौन सा विषय ऐसे होंगे जिसमें दोनों कानून बना जा सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं और इन तीनों सूचियों के अनुसार एग्रीकल्चर,
सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कृषि व्यवसाय नहीं है, एग्रीकल्चर इज नॉट ए ट्रेड, और ये कह रहे हैं हमने ट्रेड के लिए कानून बनाया है। तो ट्रेड की परिभाषा में कृषि के उत्पाद आते ही नहीं है। इसलिए जो आईटीसी का केस था बिहार का, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि ये विषय राज्य का है, राज्य ही कानून बना सकता है। हाँ, तो स्थिति ऐसी जरूर है डॉक्टर प्रभात, जब संसद कानून बना सकती है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही हो। तो दो विषय, एक विषय यदि राज्यसभा 2/3 के बहुमत से रिजॉल्व कर दे कि इस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संसद कानून बना सकती है। दूसरा, यदि राज्य की कोई भी 2 विधानसभाएं ये पारित करके दे दे कि भाई इस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, तो भी राज्य की सूची में होते हुए भी केंद्र संसद में उस पर कानून बना सकता है। तो ये दोनों स्थिति तो विद्यमान थी नहीं, न राज्यसभा का प्रस्ताव है, न एक भी विधानसभा का प्रस्ताव है। उसके उपरांत यदि इन्होंने कानून बनाया, तो मैं सोचता हूं ये कृषि के संबंध में बाहर जाकर अपना क्षेत्राधिकार के ये कानून बनाए गए। इसलिए पंजाब सरकार ने ये कहते हुए पंजाब विधानसभा में विधेयक पारित कराए कि भाई ये राज्य के विषय हैं और राज्य के विषय में हमको ही अधिकार है। और दूसरा जो उनका है, केंद्र कोई भी कानून बनाए उसमें संशोधन का अधिकार राज्य को है, ये भी दूसरा विषय है। और मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 उसकी धारा 9(2)(12) उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी उपज जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है उसका क्रय विक्रय उससे कम दामों में नहीं होगा। तो उसमें इन्होंने शब्द लगा दिया उसमें में, यानी ये कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। हमारा कहना यह है, अभी जो भारत सरकार ने मॉडल एक्ट लाया 2017 में, उसमें उसको कर दिया उन्होंने शैल। तो आप इसको मैंडेटरी फॉर्म में ले आओ, तो मे शब्द को शैल शब्द कर दो, तो उसमें बिल्कुल न राष्ट्रपति का अनुमोदन की जरूरत होगी, क्योंकि जब 1961 का अधिनियम बना कृषि के संबंध में, कृषि उपज मंडी के संबंध में, तब राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो उसमें राष्ट्रपति का अनुमोदन की जरूरत नहीं है। यदि इससे हटकर जैसे पंजाब ने कानून बना दिए, उनमें राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अब यदि हम एक पर कहावत कहूं कि आकाश से गिरा और खजूर पर अटक गया, यही स्थिति पंजाब के कानूनों की होगी। इसलिए उनके कानून से यह जरूर हुआ है कि जो किसानों का आंदोलन है उसको उससे सपोर्ट मिला, उससे किसानों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम सही रास्ते पर है, इतना जरूर हुआ। लेकिन किसान को भी एमएसपी पंजाब में नहीं मिलेगी। इसलिए जो उन्होंने कानून बनाया, इसका एग्जीक्यूशन तब हो सकेगा जब राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो जाए। और इन स्थितियों में आप और हम सब समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति का अनुमोदन ये जद्दोजहद का विषय बन जाएगा, इसलिए ये पेंडिंग हो जाएगा। तो पंजाब को भी जो करना चाहिए था कि वह वहां पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 है पंजाब का, उसमें संशोधन करते तो उसमें कहीं भी आवश्यकता ही नहीं थी राष्ट्रपति के अनुमोदन की। इसलिए रास्ते अच्छे हैं, उन अच्छे रास्तों की भारत सरकार के कारण कोई भी गड़बड़ हुई तो राज्य उन रास्तों से चलकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में फसल को विक्रय से रोक सकता है, उसका दंडनीय है। रामपाल जी मैं आऊंगा आपके पास। रामपाल जी मैं आऊंगा आपके पास। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि हमारे साथ अभी श्याम सुंदर जी, उनके पास मैं ब्रेक के बाद लौटूंगा। जो विषय आपने बताया कि इसमें क्या संवैधानिक कोई रास्ता निकल सकता था और इसकी असंवैधानिकता कितनी ज्यादा निकलकर सामने आ रही है, उस पर आपने जो एक पहलू रखा है, उस सवाल के साथ में श्याम जी के पास वापस लौटूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी के साथ।
खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्र के कृषि कानून और उसके बाद जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर इसको लेकर चल रहे विरोध की, और इसके लिए कोई एक नया रास्ता भी निकालने की कोशिश की जा रही है। नया संशोधन कानून राज्य अपनी तरफ से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि केंद्र के कृषि कानूनों को बाईपास किया जा सके। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी, भाजपा नेता अभिनेश महर्षि जी, किसान नेता रामपाल जाट जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी। श्याम जी, आपके पास लौटना चाहूंगा। जिस विषय को लेकर अभी इन्होंने कहा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि जो कानून के दायरे में रहकर जो किया जाना चाहिए था, जो हमें अधिकार कानून में मिले हुए हैं, जैसा रामपाल जी ने जिक्र किया कि ये जब विषय ही राज्य का है तो ऐसे में केंद्र को इस कानून को बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि पंजाब ने जिस तर्ज पर इसको नए कानून की शक्ल अपने राज्य में स्तर पर देने की कोशिश की है, किसानों के लिए वो सहारा देने वाली, उनको संतोष देने वाली हो सकती है, लेकिन उसमें भी मंडी को लेकर जो जिक्र इन्होंने किया उसका अगर वो जिक्र करते तो थोड़ी और ज्यादा मजबूती आ पाती। तो फिलहाल केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है उसको क्या चुनौती देने का कोई रास्ता राज्य सरकारों की तरफ से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए प्रभात जी, ये बात सही है कि जिस कानून के तहत इनको लाना चाहिए था, मंडी अधिनियम 1961 वाला है, उसके तहत लाते तो निश्चित रूप से प्रभावी हो सकता था। लेकिन क्योंकि हाईकमान ने आदेश दिए हैं, उसकी पंजाब ने अनुपालना की। पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में इतना प्रभाव नहीं जितना कि दोनों जगह चल रहा है। अब देखिएगा, उन्होंने नया कानून लेके आ गए। अब अविनेश जी बार बार कह रहे थे कि हमने किसान का भाग्य बदलने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन इसमें यदि एक शर्त जोड़ देते हैं कि एमएसपी, जो कि प्रशासनिक आदेश पर आज तक चल रही है, ये प्रशासनिक आदेश पर एमएसपी दी जाती है, वो प्रशासनिक आदेश कभी भी ड्रॉ किया जा सकता है, इसमें दोहराई नहीं। क्योंकि केंद्र बार बार कह रहा है कि हमने एमएसपी बंद नहीं किए, तो हम भी नहीं कह रहे एमएसपी बंद करिए आपने, लेकिन आपने कानूनी प्रावधान में उसको नहीं रखा। इसलिए किसान आशंकित है कि भविष्य में उनसे एमएसपी छीन ली जाएगी और उनको बाजार के भाव बाजार में उनको आम बाजार में छोड़ दिया जाएगा कि बाजार में भाव जो है उसके अनुसार व्यापारी खरीदेंगे। अब व्यापारी कौन खरीदेगा, किस प्रकार का खरीदेगा? क्योंकि भारत में 85% किसान 5 एकड़ से कम वाला है, उसके पास जमीन तो है नहीं। अब मैं मान के चलता हूं कि जब वो 5 एकड़ वाला या 2 एकड़ वाला जमीन वाला आज भी अपनी उत्पादित फसल को एक जिले से दूसरे जिले में नहीं ले जा पाता, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में नहीं ले जाता, वो अपने तरीके से बेच लेता है वहीं के वहीं। तो ऐसी स्थिति में आज जो भारत सरकार कह रही है कि हम उसके माल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेच लेंगे, कैसे बेच लेंगे? क्योंकि उसके पास तो जमीन ही कम है और वो उत्पादन कितना करता है और वो किस तरह से बेचता है, तो महर्षि जी खुद भी जानते हैं, क्योंकि ये शहर से जाकर के वापस अपने गांव में बसे हैं, तो ये इनको नजारा पूरा अब जानकारी में है। लेकिन अब ये अपने प्रधानमंत्री जी को ये कह नहीं पाए। देखिएगा, रामपाल जी ने बहुत बीघा खेत है श्याम जी मेरे, तो मैं खुद नहीं, किसान का बेटा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ना, नहीं वो इन्होंने श्याम जी ने यही कहा, श्याम जी यही कह रहे हैं, श्याम जी यही कह रहे हैं। किसान पुत्र बताया, आप चिंता मत करो जी। श्याम जी की एक बात पूरी, शहर में पढ़ने अरे आप सुन तो लो अभी जी। श्याम जी यही कह रहे हैं, श्याम जी यही कह रहे हैं। मैंने कहा आप पढ़ लिखने के बाद भी अपने गांव में बसे हो, ये तो मैंने बताया वापस, क्योंकि जयपुर में से वापस आप वहां लौटे हो तो आपने बहुत सारी चीजें देखी है बाद में जाने के बाद। लेकिन आज जो अब रामपाल जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से भारत सरकार जो अधिनियम लेके आई है तीनों, आप बार बार कह रहे थे राज्यसभा में डिवीजन की मांग की थी विपक्ष ने, आप कह रहे हो कि राजस्थान में डिवीजन की मांग होती तो देते नहीं है। इसी प्रकार आपने भी कह दिया कि हमने भी इनकी बात नहीं मांगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए राज्यसभा में आपका पूरा बहुमत नहीं है, इसलिए आप जानते थे कि डिवीजन की मांग होगी तो पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। इसलिए आपने वहां के सभापति जो उस वक्त थे, उपसभापति ने उनको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने पास कर दिया। ये तो बात हुई है ना, सामने दिख रहा था ना, और राष्ट्रपति ने अनुमोदन कर दिया क्योंकि अब कानून बन गया। कानून के खिलाफ जाने का अधिकार, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, पंजाब ने अपना अधिकार क्षेत्र लिया, लेकिन ये बात सही कि राज्यपाल और राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति अनुमति देंगे, राष्ट्रपति अनुमति देंगे नहीं, ये मालूम है, सही बात है, उलझ जाएगा वापस से। लेकिन ये बात सही है कि रामपाल जी को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी को तो सलाह दे देते, कम से कम जाके दे देनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात भी मानी जाएगी कि वह वो नया कृषि कानून नहीं लाए, बल्कि जो मंडी अधिनियम बना हुआ है हमारा 1961, उसके तहत इसको लाए,
तो निश्चित रूप से अनुमोदन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कानून भी आ जाएगा एक विधि विशेषज्ञों की बात, क्योंकि अब हमारे राज्य में भी मांग उठने लगी है और नवंबर के बाद जैसे ही मेयर के चुनाव हो जाएंगे तो विशेष अधिवेशन आएगा और उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा। अभिनय महर्षि जी विरोध करेंगे, डिवीजन की मांग करेंगे, इनका डिवीजन स्वीकार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये बता रहे जो स्थिति हो सकती है राजस्थान में हो। लेकिन ये बात सही है कि किसान को एमएसपी मिले, इसकी गारंटी नहीं देना चाहती है सरकार, केंद्र आज भी नहीं देना चाहती। अभी कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर उनको गारंटी दे कि हाँ वो खरीदेंगे। अब ये स्थिति अगर राज्य सरकार के पास इतना पैसा हो जाए पर्याप्त मात्रा में तो केंद्र के भरोसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दे सकती। लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, नहीं खरीद सकते। और पंजाब और हरियाणा का तो सबसे ज्यादा धान भी खरीदा जाता है और गेहूं भी खरीदा जाता है, एमएसपी के उस पर एक भरोसे पे टिके हुए हैं। और बिहार में आपने करके देख लिया, बिहार में स्थिति ये सब चीज हटा करके देख ली तो बिहार के आज वहाँ गेहूं जितना पैदा होता है, धान वो बिकता ही नहीं है बाजार में। और बाकी आज भी जो हमारे मक्का बाजरा वगैरह है, एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी खरीदी नहीं जाती है, पर्याप्त मात्रा में खरीदते नहीं। आप आज डिक्लेयर करा दो कि हमारी मक्का जितनी होगी खरीदेंगे, बाजरा जितना खरीदेंगे। राजस्थान की स्थिति भी कई चीजों में है जो कि नहीं खरीदी जाती है, एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी नहीं खरीदी जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान को किस प्रकार से संबल मिले, वो कैसे धनी बने, किस प्रकार से उसकी दुगनी आय हो, कहते तो हैं। देखिए आप आगे फिर आने वाले अगर बात करें कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट, आप बहुत कहते थे सब कुछ लागू कर दिया, पूरी तरीके से आप भी लागू आज भी नहीं कर पाए। आप देखिएगा पिछले शांता कुमार कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो बिल आया है केंद्र में, तो शांता कुमार कमेटी ने तो साफ कहा है कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है जब हम एमएसपी के आधार पर खरीदते हैं, क्योंकि हम उसको सबल देते हैं। गडकरी जी ने खुद ने कहा है। तो आने वाले समय में भविष्य में एमएसपी के आधार पर सरकार खरीदेगी नहीं खरीदेगी, ये संशय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप कहते हो अभी तो है कि एमएसपी आप खरीद रहे हो, लेकिन उसको कानूनी दर्जा नहीं देने के कारण वो कभी भी विड्रॉ की जा सकती है कि प्रशासनिक आधार पर एक आदेश लागू हो रखा है, जो कांग्रेस सरकार ने किया था वो भी आज आदेश है, उन्होंने भी। लेकिन स्थिति ये थी कि यदि इस कानून के अंदर कह देते कि एमएसपी से नीचे खरीदनी जाएगी, अभी साफ कहते हैं कि किसान से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर तय होगा कि आपको 10 साल के लिए वो लीज पे लेगा जमीन या 15 साल के लीज पे लेगा, जो भी होगा। और उनको एक क्लब करेगा, 100 किसानों को एक साथ क्लब करेगा और फिर वो उसके अनुसार खेती कराएगा, चाहे बोले वो कुछ तरह की वो अपने टेक्निक अपनाएगा। किसान अपना अधिकार खो देगा, किसान को फिर अधिकार नहीं होगा। उसको तो मालूम है कि उसने जो निर्धारित कर लिया आज मूल्य, उसी आधार पर 10 साल तक उसको पैसा मिलेगा, उससे और अधिकार नहीं होगा, बल्कि उसको काम करना पड़ेगा। आज वो मालिक की तरह काम करता है, फिर मालिक नहीं रहेगा, वो फिर वो मजदूर की तरह उनका आदेश की अनुपालना करेगा, क्योंकि वो 10 साल का ले चुका है पैसा। इससे निश्चित रूप से किसान जो अधिकार है, ये कह रहे हैं कि मालामाल हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ किसान का जमीन नहीं है, जमीन बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है, वो किसान संगठित नहीं है, ये कारण उसका लाभ ले सकते हैं। तो भविष्य में राजस्थान में नवंबर में कानून आना है कि तय भी है, क्योंकि हाईकमान ने कह दिया। छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि राज्यपाल ने मन नहीं कर दिया, हमारे तो अभी प्रस्ताव नहीं है, हमारे राज्यपाल ने तो पहले भी काफी टाला था, अभी टालेंगे क्या क्या करेंगे पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कानून तो बनेगा, कानून आएगा, क्योंकि हाईकमान का निर्देश है, राहुल गांधी और सोनिया जी ने कहा है, तो हमारे यहाँ तो अनुपालना होगी निश्चित रूप से। लेकिन इस बार बाजी पंजाब ने मार ली सबसे पहले। पंजाब पहले आ गया और उन्होंने राहुल गांधी जी को भी बुला लिया अपने यहाँ पर, और पूरा जिस प्रकार से देखा होगा कि आपने रैली निकाली और फिर हस्तक्षेप करके सारी चीजें हो गई, जो पंजाब पीछे रहता। इस बार उन्होंने बाजी मारी, हम पीछे रह गए। इस स्थिति में आएंगे क्या, तो सुरेश जी जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि एक राज्य का कानून बन तो सकता है, लेकिन उसका अनुमोदन राष्ट्रपति से कराना पड़ेगा, राज्यपाल के थ्रू जाएगा। लेकिन यही स्थिति अगर दूसरी तरफ हो जाए कि हम वो नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि आखिर क्या हो। ये है जी अभिनेश जी, अब किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर बीजेपी ने वादा किया था। किसानों की, अब ये अगर मैं मंडी की बात करूं या फिर बिचौलियों की व्यवस्था की बात करूं, एमएसपी की बात करूं, जो भी किसानों की बहबूदी के लिए जो भी नियम कानून की बात की जा रही है, जो भी व्यवस्था की बात की जा रही है, ये कहा जाता था कि उनको ये सुनिश्चित किया जाए, उनको कम से कम ये तसल्ली दी जाए कि जो भी किया जा रहा है उनके हित में किया जा रहा है। इसके लिए गोदामों की व्यवस्था की बात की गई, वो एजेंसीज खोली गई जो गोदामों की व्यवस्था को देखेंगी, मंडियां खोली गई, मंडी की एक व्यवस्था को बनाया गया। लेकिन अब जो नया कानून है, आपको नहीं लगता कि इस नए कानून में ना तो
इतने गोदाम अभी संख्या में हैं जिसमें वो अनाज अपना किसान रख पाए, इसलिए अब कहाँ जाएगा वो? निजी जो गोदाम है उनके पास जाएगा, उसके लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसा अभी श्याम जी ने बताया कि वो खुद अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा क्योंकि उसने 10 साल के लिए लीज पर दे दी है, कुछ कहने की स्थिति में वो नहीं है। किसान के मन में संशय है कि जो भी वो कागजों को साइन करेगा इनको कॉन्ट्रैक्ट पर देने के लिए, कागजों की क्या लीगल लैंग्वेज होती है, उसमें क्या छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिनको पढ़ भी नहीं पाते हैं और उनका किस तरह से कानूनी फायदा निजी कंपनियां उठाती हैं, ये सबके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हम जो व्यवस्था है उसकी खामियों को दूर करके उसे और मजबूत करते बनिस्बत इसके कि हम सारे का सारा फोकस निजी कंपनियों की तरफ ले जाते किसानों की बेहतरी के नाम पर? देखिए प्रभात जी, ये जो बार बार निजी कंपनियों के फायदे की बात की जा रही है और जो कहा जा रहा है, अभी श्याम जी भी कह रहे थे कि किसान मजदूर बन करके रह जाएगा, किसान अपना स्वामित्व खो देगा। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान कैसे अपना स्वामित्व खो देगा? आज जो किसान बरसों से 1 बीघा के अंदर 10,000 रुपए की फसल पैदावार प्राप्त कर रहा था, यदि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, चाहे 10 साल के लिए चाहे करे, चाहे 15 साल के लिए करे, वो यदि उसको 20,000 रुपए 25,000 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करता है, 10 साल के लिए करता है, और यदि कंपनी ने उसके ऊपर पैदावार अच्छी कर ली, अच्छी करेगा तभी तो 25,000 रुपए देगा पर बीघा। तो ऐसी स्थिति के अंदर 10 साल तक लगातार उसको एक फिक्स, जिसके अंदर वो खेती के ऊपर निर्भर करता है, खेती के ऊपर किसान के कभी बरसात होती है, कभी उसको बिजली मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी उसके कोई टिड्डी आ जाती है, तो इन सब आपदाओं से निपटने का एक खतरा भी उसके ऊपर मंडराता रहता था। आज यदि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो किसान मजदूर नहीं बन जाता है, बल्कि किसान को एक अश्योर्ड वैल्यू मिल जाती है अपनी कीमत की। ऐसी स्थिति के अंदर किसान ये तय कर लेता है कि भाई मैंने मेरी खेती दे दी और इसके अंदर मुझे इतना मिलेगा, जो कभी नहीं मिला उससे 2 गुना 2.5 गुना मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहाँ किसान का नुकसान हो गया? दूसरी बात प्रभात जी, हमने मंडियां बंद थोड़ी कर दी, हमने जो गोडाउन्स थे वो बंद थोड़ी कर दिए। गोडाउन्स जो है उनको हमने और बनाने के लिए रोक थोड़ी दिया। आज श्याम जी खुद कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर किसान जो है इतना प्रभाव नहीं है, किसान जो है वो आंदोलन करने के लिए आगे नहीं आया। मैं विनम्रता के साथ में ये निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार किसान का भला करने के लिए यदि सोचती है तो निश्चित रूप से किसान को समय के ऊपर बिजली दे। अभी किसान का कोरोना काल के अंदर बिजली का बिल माफ कर देते। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जब हमारी वीसी थी, मैंने ये कहा था कि किसान अपने बिजली का बिल नहीं दे पाएगा। वास्तव में सही बात कह रहा हूं मैं कि किसान रो रहा है। किसान के ऊपर अब तो बिजली कंपनियों ने जिस तरह से वीसीआर, झूठी वीसीआर भर के जो अपना जो उनका जो नुकसान था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए किसानों के ऊपर झूठी वीसीआर भरनी शुरू कर दी, करोड़ों रुपए का वीसीआर का वजन डाल दिया, उनके ऊपर अभी एक टैक्स और लगा दिया, शास्ती लगा दी। ऐसी स्थिति में यदि किसान का भला करना चाहती है तो सबसे पहले तो किसान का बिल माफ करना चाहिए, किसान को सही समय के ऊपर बिजली देनी चाहिए। और उसके बाद में देखिए, राजस्थान की सरकार का एक ही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने ये जो अपने घोषणा पत्र के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा पत्र में लिखा था, जो हम कानून लेकर के आए हैं, ये कानून कांग्रेस पार्टी ने कहा था, घोषणा पत्र में कहा था कि हम लेकर के आएंगे। उस टाइम तो इनके नेता कहते थे कि ये साहब बिचौलिए हैं, ये खा जाते हैं, ये कर देते हैं, किसान को सही नहीं मिलता, और आज इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये मुंह में राम और बगल में छुरे लेने वाली बात जो है वो कांग्रेस पार्टी यदि बंद कर दे, किसान का हित हो जाएगा। और अन्यथा तो चाहे ये किसी भी तरह से कोई भी बिल लेकर के आ जाए, ये जो भी कोई केंद्र सरकार ने बिल लेकर के आई है, या अब धारा 370 की बात कर रहे थे, नागरिक संशोधन अधिनियम की बात कर रहे थे, इन सब के ऊपर कांग्रेस ने तो विरोध किया है। यहाँ तक कि राम मंदिर के ऊपर भी कांग्रेस ने तो विरोध किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी, और चाहे राहुल गांधी जी जैसी भी बात कह दें कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, तो इन लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया, पूरे देश के अंदर कहना शुरू कर दिया कि अब सोना बनेगा। अब कैसी कैसी ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं बिना सोची समझी। वो कहीं से उठ करके आते हैं और आते ही कुछ भी बोल जाते हैं, और उसके बाद में आला कमान की मजबूरी बन आला कमान ने बोल दिया तो मजबूरी बन जाती है, कुछ भी कह दो बेवकूफी की बात, वो भी इनकी मजबूरी बन जाती है। ऐसी मजबूरी है, किसान का भला करने की सोचें, किसान के बारे में सोचें, बिजली के बारे में सोचें, कोरोना का। अविनेश जी, कटारिया जी ने एक बयान दिया है कल, अविनेश जी कटारिया जी ने कल एक बयान दिया है
उनका ये बयान क्या उस शक को जाहिर नहीं करता जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मंडियों को अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसे मंडी टैक्स हटाकर दूर कर दिया जाएगा? आपको नहीं लगता कि ये बयान अपने आप में ये शक जाहिर करता है कि मंडियों की व्यवस्था को खतरा है? नहीं नहीं, देखिए क्या है, जब किसान की फसल को किसान के खेत में से भी खरीदा जा सकता है, मंडी में ले जाकर के भी बेच सकता है, और अभी कह रहे थे, श्याम जी कह रहे थे कि उसको दूसरे राज्य के अंदर ऑनलाइन बिक्री की जा सकती है। आज हर गांव के अंदर ई मित्र हो गया, ऑनलाइन बिक्री हो रही है। तो आज भी व्यवस्था है, वो तो आज भी व्यवस्था है। अरे दिनेश जी, इसमें क्या नया कर दिया? क्या नया कर दिया? पहले से है। नहीं, नया तो आपने क्या नया कर दिया? नया कर दिया वो बताओ। लोग पूरा जानते हैं, 130 करोड़ लोग जानते हैं, वो मत बताओ। ये जो बता रहे हैं ढोंग तो जानती है जनता। देखो, नया तो राहुल गांधी जी जानते हैं, वो नया क्या करेंगे आपको भी पता नहीं है, और वो ऐसा नया करेंगे कि पूरी जनता हंसेगी। नहीं, मोदी जी की तरह, अमित शाह की तरह राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। कब नया करके मोदी जी की, मैं दोनों की बात, मैं बीजेपी कांग्रेस, मैं दोनों से अपील, दोनों से मेरी अपील है, मेरी दोनों से अपील है कि किसी एक नाम को लेकर, किसानों की बात हम यहाँ करने के लिए आए, हम किसानों की बात करें कि किसी, जी रामपाल जी, देते हैं वो करना इनकी मजबूरी हो जाती है, इसलिए नाम ले रहा हूं। रामपाल जी अभी आपने दोनों को सुना। आप क्या लगता है आपको कि वास्तव में क्या किसानों की जिस तरक्की की बात ये कर रहे हैं, दोगुनी इनकम की बात कर रहे हैं, मंडियों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई उनके जमीन हाथ से नहीं निकलेगी, उनके स्तर में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं आएगा, आप खुद किसान हैं, किसानों के संघर्ष को आप राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व उसका करते हैं, क्या किसान वाकई इससे सरोकार रखते हैं? डॉक्टर प्रभात, मैं हमारे दोनों मित्रों से इतना तो निवेदन करना चाहूंगा कि जब जो विषय हो उसी पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं भी यही कह रहा था कि किसानों का केंद्र है, किसानों पर ही बात करें। जी जी, अभी हम इसी पे बात करेंगे। आज राजस्थान में जिसने बाजरा पैदा किया है, जब बीज खरीदा था तो 1 किलो के उसको दाम देने पड़े थे 350 रुपए 1 किलो के। आज जब बाजार में बाजरा बेचने जाता है उसको दाम मिलता है 11 रुपए 12 रुपए किलो, और एमएसपी जो उसका है वो है 2150 रुपए। आज भी किसानों को घाटा उठाकर अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है। यही स्थिति मक्का की है, यही स्थिति मूंग की है। तो ये जो सारी हमारी उपजें हैं उनका जितना हमारी जेब से खर्च होता है उतना वापस नहीं आता। हमारी पीड़ा तो यह है। इसलिए इस पीड़ा को दूर करने के लिए यदि ये जो केंद्र सरकार के कानून है उनमें एक एक लाइन जोड़ दी जाती, पूरा हिंदुस्तान का किसान खुश हो जाता। जैसा श्याम सुंदर जी कहते, सही बात है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान का किसान समझ लेता कि फिर चाहे कांग्रेस कुछ भी कहती, विपक्षी दल कुछ भी कहता, कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने तो माननीय नरेंद्र तोमर साहब को भी एक यही डॉक्यूमेंट सौंपा कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी या तो इन कानूनों में दे दो, एक एक लाइन जोड़ दो, या फिर इनमें नहीं आपको छेड़छाड़ करना चाहो तो एक चौथा कानून और ले आओ। क्या फर्क पड़ रहा है? आपके तो 3 ले आए तो चौथा भी ले आओ, कौन सा आपको बदल लग रहा है? और मैंने तो ये भी कहा ये तो वो कानून है 8 अगस्त 2014 को जो हमने कानून का प्रारूप बनाया, उसके आधार पर लोकसभा ने सर्वसम्मत रूप से एक निजी विधेयक को विचारार्थ स्वीकार किया है। 6 साल हो गए, उसी पे कानून बना देते तब भी हम तो खुश थे। तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य से यदि किसानों को वंचित करोगे तो उनका शोषण जारी रहेगा। और इतना ही नहीं, किसान की बात नहीं है, पूरे देश की खाद्य सुरक्षा संकट में रहेगी। इसलिए आज जहां एमएसपी मिलता है वहां का उत्पादन और उत्पादकता ज्यादा है, बिहार में कम है। इसलिए आज बिहार का किसान जब 1 क्विंटल मक्का पैदा करता है उसका खर्च आता है 1243 रुपए। जब उसी को बाजार में बेचना चाहता है उसको दाम मिलता है 600 से लेकर 800 रुपए तक। तो आप 600 से लेकर 800 रुपए तक दे रहे हो, 1243 का खर्चा है और एमएसपी उसकी 1850 है। तो आप, हम तो ये कह रहे हैं शोषण से किसानों को मुक्त कराओ भाई। इस शोषण से मुक्त कराने के लिए
6 साल पहले जो लोकसभा ने विधेयक को स्वीकार किया था विचारार्थ, उसी पर दस्तखत कर देते, उसी में बहस करा लेते, या आपको श्रेय लेना था तो अपना विधेयक ले आते। इसलिए किसानों को उनके उत्पादों के दाम लागत से कम तो नहीं मिले, ये व्यवस्था तो कर लो। इसलिए आप दोनों ही शासन में रह लिए, ऐसा नहीं रहे। इसलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने जो रिपोर्ट दी वो तो दे दी 2006 में, उसको लागू होना था 15 अगस्त 2007 से। आज 13 वर्ष हो गए और एनडीए भी शासन में रह ली, यूपीए भी रह ली, दोनों ने हमारे लिए तो काम नहीं किया भाई। इसलिए आप कुछ भी आपस में कह सकते हो, एक दूसरे को लांछित कर सकते हो, आरोप लगा सकते हो, ये आपका काम है। लेकिन हम तो आप दोनों से हमारे एक प्रार्थना है कि आप देश की सोचो, देश की खाद्य सुरक्षा की सोचो, किसान को शोषण से मुक्त करने की सोचो, किसान को ऋण मुक्त करने की सोचो। यदि उसको दाम मिल जाएंगे वो ऋण मुक्त हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आज इंटरनेशनल मार्केट में जिस रुई का दाम बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में घट रहा है। आज जो रुई पैदा करने वाला किसान है, चाहे पंजाब का हो चाहे राजस्थान का हो, उसको दाम नहीं मिल रहे जितना उसका खर्च हो रहा है उतना। इसलिए जो भी हमारा प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर का, उसके दाम किसान को मिले, हमने तो ये कहा है और यही मांग आज है किसानों की। इसलिए राजनीति तो दोनों अपनी अपनी जगह रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों मिलके ये तय कर लो कि हम किसानों को शोषण से मुक्त कराएंगे, ये हमारा अभियान होगा, तो हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए दोनों मिल जाओ ना, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, और नहीं भी मिलो तो अपना अपना कर दो। इसलिए आज की तारीख में जो आवश्यकता है, देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत रखना, किसान को शोषण से मुक्त करना, उसके लिए कानून लाना। इसलिए वो कानून लाओ ना, आप लिख रहे हो इससे विदेशी निवेश आकर्षित होगा, तो ये विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए रेड कारपेट बिछाने की आवश्यकता नहीं है भाई। हमारे देश में निवेश बहुत है और हमको निवेश की जरूरत नहीं है, आप क्यों निवेश के पीछे पड़े हो? इसलिए निवेश का नाम लेकर 1991 में उदारीकरण लाया गया, तब भी एक आ गया कि हम उदारीकरण इसलिए ला रहे हैं आप माला माल हो जाओगे। 1995 में जब WTO को समझौता किया तब कहा अरे हम तो इसलिए समझौता कर रहे हैं आपको आपकी फसलों के इंटरनेशनल स्तर पर दुगने दाम मिलेंगे, देखो तो सही क्या आनंद आएगा। और वो 91 भी देख लिया, 95 भी देख लिया, आज 2020 चल रहा है, आज भी किसानों को अपनी उपजों के लागत मूल्य नहीं मिल रहे। इसलिए लागत मूल्य दिलाओ। ये भाषण तो आपके दोनों के बहुत अच्छे हैं, इसका हमारा कोई विरोध नहीं आप दोनों से, लेकिन हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर ये तय कर लो कि भाई एमएसपी केंद्र दिला दे, बहुत बढ़िया। और हमने तो राजस्थान वालों ने तो 25 के 25 सांसद इनकी झोली में डाले भाई। इसलिए हम आंदोलन क्यों करें? हमारे एमपी है ना, हम तो एमपीओ से कह रहे हैं प्लीज हमको प्लीड करो, हमारी बात आगे रखो। लेकिन एक भी एमपी अब तक ऐसा नहीं आया जिसने कहीं जाकर कहा प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप किसानों को शोषण से मुक्ति के लिए कानून बनाओ। और अभी प्रधानमंत्री जी का एक भाषण उद्धृत करना चाहूंगा, डॉक्टर प्रभात जी, हिमाचल में भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोले अरे भाई तुम्हारा टमाटर, तुम्हारी सब्जियां, तुम्हारा सेब तुमको मिलते हैं हिमाचल वालों को 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, और दिल्ली में बिकता है 140 रुपए, 45 रुपए। ये 100 रुपए से ज्यादा कहां जा रहे हैं? इन 100 रुपए का जो बिचौली है उनको हम खत्म करना चाहेंगे। तो एक पत्र 2011 में जब मुख्यमंत्री थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने कपास के दाम बढ़ाने के लिए लिखा केंद्र सरकार को कि भाई कपासों के दाम कम करो, क्योंकि बनियान की कीमत 40 रुपए से 100 रुपए पहुंच गई। उस समय कपास के जो बैरल के दाम थे, गांठों के दाम थे, वो 60,000 65,000 इतने तक पहुंच गए, और अब तो उसके दाम 43,000 से कम है। लेकिन बनियान की कीमत नहीं घटी, बनियान तो 100 रुपए की है। तो जब रुई के दाम घट गए तो भाई बनियान की कीमत तो घटाते। तो हम प्रधानमंत्री से यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आप माननीय प्रधानमंत्री जी, जो बनियान उस समय 100 रुपए की मिल रही थी जब कपास महंगा था, आज जब कपास सस्ता हो गया तो
वो 100 रुपए की 40 रुपए बनियान तो कर दो, वरना वो पैसे कहां जा रहे हैं? वो भी बिचौलियों की जेब में जा रहे हैं। इसलिए एक बिचौलियों को आप डिफेंड कर रहे हो, दूसरे बिचौलियों को आप गांठ दे रहे हो, इसलिए दोनों को दूर करो ना। हमारा कहना यह है, जो सेब की बिचौली करता है उसको भी, जो कपड़े की करता है उसको भी, जो बनियान 40 रुपए के बजाय 100 रुपए देता है उसको भी, सब जगह एक जैसा व्यवहार करो तो देश बिल्कुल सही है। जो जी बिचौलियों को अगर खत्म करना है तो उसका जो हिस्सा है वो किसानों की जेब में जाए, तो ही उनकी जो कमाई है वो दोगुनी हो पाएगी और जो वादा कर रहे हैं वो भी पूरा हो पाएगा। श्याम जी, फिलहाल जो संकट पैदा हो रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? किसान, क्योंकि समय कम है, बहुत कम समय में आपसे जवाब चाहूंगा, किसान को बहुत सबसे कम निचले दर्जे पर आंक कर देखा जाता है, सबसे कम प्राथमिकता में उसको गिना जाता है। फिलहाल इसे आप संवैधानिक विवाद कहेंगे या फिर संवैधानिक संकट कहेंगे फिलहाल के हालात को? देखिए प्रभात जी, क्योंकि किसान का भला कोई नहीं करना चाहता, वोट सब चाहता। अब सही बात है, रामपाल जी ने ठीक कहा कि किसान को एश्योर करने के लिए आप बिल में प्रावधान करते थे तो ये विवाद का विषय नहीं होता और ये जाता कि आप चाहते हो। अब देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो एक कमेटी बनी थी 11 मुख्यमंत्रियों की, जिसमें चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्या सिफारिश की थी, उस सिफारिश को भूल गए प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, किसान को कुछ दे दे ये संभव नहीं लगता, क्योंकि किसान को अभी अमीरेश जी कह रहे थे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा किसान तो वो तो राजा बन जाएगा। आप ये दिखेगा कि ये भी बीच में है कि उसको यदि पसंद नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी कर देगा बीच में, तो किसान बर्बाद भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं कि किसान को कानून को ब्रेक नहीं कर सकता है। ये अरे अविनेश जी जरा साथ अविनेश जी, आपको पता तो है नहीं कुछ। बिल्कुल समय कम है जी, माफी चाहूंगा आप सभी से, माफी चाहूंगा आपसे, समय पूरा हो चुका है, माफी चाहूंगा आप सभी से। जी जी जी, अभिनेश जी, सुरेश जी, अभिनेश जी, सुरेश जी, अभिनेश जी, सुरेश, माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है जी, कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, आप दोनों से माफी चाहूंगा। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे। अभिनेश जी, जी, किसानी की बात करना, जी, अभिनेश जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान जो कहना चाहता है वो सिर्फ ये कहना चाहता है, अगर आप एफडीआई के नाम पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के नाम पर रेड कारपेट बिछाएं तो ठीक है, लेकिन ग्रीन कारपेट बिछाएं तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर उसी ग्रीन कारपेट से होकर एफडीआई आती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार यहां पर आता है, तो उनकी फसल रौंदी जाएगी, उनको ये डर है। और इस बीच 1991, 1995 और अब 2020 वादे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, लंबे सपने दिखाने की जरूरत नहीं है। एक जमीन पर तैयार क्या मसौदा है उसको इन किसानों से सीधे बात करके तैयार किया जाता तो ज्यादा सही रहता। कोई जादू की छड़ी नहीं है, 1991 में भी ये जादू की छड़ी काम नहीं की, 95 में भी काम नहीं की। अब इनको शंका है कि क्या 2020 में जादू की छड़ी काम करेगी। इनको कहना है कि हमसे बात की जाती, हमारा जो मसौदा था हमसे डिस्कस किया जाता, हमारे कल्याण के लिए क्या हो सकता था, हमसे बेहतर कौन बता सकता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर संवैधानिक संकट और संवैधानिक विवाद के बीच क्या इसकी नई शक्ल निकलकर सामने आएगी, राज्यों के अगले कदम से यह तय होगा। राजस्थान पर सबकी नजर है, राजस्थान विशेष सत्र कब बुलाता है और क्या इसकी मंजूरी मिलती है तो क्या उस संशोधन को उसके बाद मंजूरी मिलेगी जिसको लेकर इन्होंने किसानों से अब वादा किया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।